हेलो, मैं बिरजानंद कुमार। आइए तो हम लोग आज एक नए सब्जेक्ट के साथ और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि 2025 में आने वाले वेरी इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज एक बार फिर हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय गंवाए। और जो कि आप लोग को पैटर्न पता ही होगा, जो कि मैं पहले ही 2 वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोग पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर देखें। ऐसा ना हो फिर एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को पछताना पड़े। तो आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक शास्त्र के क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हम लोग ऑप्शन नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे, काहे कि ज़्यादा टाइम लग जाता है, आप लोग को भी वीडियो देखने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए तो हम लोग डायरेक्ट क्या कहते हैं क्वेश्चन के बाद आंसर पे चलेंगे। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो है अनुच्छेद 54 से 55 है, यानी कि ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति क्या है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति की जो है संवैधानिक स्थिति क्या है? तो इसका जो है होगा राज्य का अध्यक्ष होगा इसका जो है सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है? यानी कि कैबिनेट के जो है मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो इसे प्रधानमंत्री को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल, यानी कि संकट काल की घोषणा कर सकते हैं? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल संकट काल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 352, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत जाता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत जाता है? यानी कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका कितना सदस्य को, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 सदस्य को मनोनीत करके जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 12 सदस्य। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? यानी कि राज्य के शासन में जो है केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो राज्यपाल को कहा गया है। यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है? तो क्या हो जाएगा? तो वह 6 महीने पहले जो उसको विधायक या संसद होना अनिवार्य है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यह प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि परीक्षा 2025 की परीक्षा में सेम प्रश्न आने वाला है। देखिए 8वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है? यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है? तो यह हो जाएगा 356, यानी कि अनुच्छेद 356, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन राज्य में मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? यानी कि राज्य में जो है कौन मंत्रिपरिषद का जो है अध्यक्ष होता है? तो यह कौन हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? यानी कि कौन जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? तो कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है, और संसद जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? यानी कि कौन सा सदन जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? तो यह कौन ला सकता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदस्य ला सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? यानी कि राष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? तो राष्ट्रपति जो है
सबको पता ही होगा, राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है संविधान के अनुसार कौन करता है। तो संविधान के अनुसार जो है प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, जो कि इसमें जो है मिसप्रिंट है, यानी कि इसको जो है यहाँ पे जो है इसको हम लोग इरेज कर देंगे। यहाँ एक ऑप्शन ए में जो है इसको जो है उप नहीं होगा, सिर्फ राष्ट्रपति होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसी तरह ऑप्शन यानी कि ए सही होगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा, वैसे सही तो हम कर दिए हैं, फिर भी आप लोग राष्ट्रपति होगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि जो है राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यानी कि किसके प्रति होता है, विधानसभा, यानी कि क्या हो जाएगा, विधानसभा, जो कि ऑप्शन ए सही आंसर ऑप्शन है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यों में विश्वविद्यालयों की कुलपति कौन होते हैं, यानी कि राज्यों में जो है राज्यों में विश्वविद्यालयों की कुलपति कौन होते हैं। तो कौन होते हैं, तो कुलपति राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 213 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन सी है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा का जो पहली बैठक जो हुई थी कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कि ऑप्शन बी है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अभी हम लोग क्वेश्चन 18 देखिए, अब क्वेश्चन 19 देखेंगे। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान सभा में जो है प्रारूप समिति कौन थे, तो वो है भीमराव अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, यानी कि संविधान सभा का जो है पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो पहली बैठक मद्रास में हुई थी, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि कितनी है, तो 389। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितने समितियां गठित की गई थी। तो ये कितनी समितियां गठित की गई थी, तो 13 समितियां गठित की गई थी, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी कि किस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यह किस मामले में, क्या, गोलकनाथ केस, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया, यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया। तो यह जोड़ा गया किस संविधान के संशोधन द्वारा, तो यह जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया है। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से जो है भारत का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया को जो है वर्णित किया गया है। तो यह जो है संविधान के 368 में किया गया है, 368 में, अनुच्छेद 368 में किया गया है, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
अगला प्रश्न है न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है, यानी कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है, तो यह हो जाएगा किससे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापित किया जाएगा। सर्वप्रथम किस देश में जो है संघात्मक शासन स्थापित किया जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति किस देश के संविधान से छीन ली गई है, यानी कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से छीन ली गई है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा वीमर जर्मन संविधान, जो कि ऑप्शन डी में है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो कि ऑप्शन बी में है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है, यानी कि विदेश संबंध का जो है विदेश से संबंधित विषय किस सूची में रखा गया है, तो यह रखा गया किस सूची में, तो संघ सूची में रखा गया, जो कि ऑप्शन ए में है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो किसी ख्याति प्राप्त लेखन ने भारत को अर्धसंघ कहा, यानी कि किस ख्याति प्राप्त लेखन ने भारत को अर्धसंघ कहा, तो यह कौन, जी ऑस्टिन कहा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था। गोस्वामी समिति का गठन जो है कब हुआ था, तो गोस्वामी समिति का गठन 1990, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है, यानी कि संविधान के किस भाग में जो है केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया, तो यह किया गया किसमें, 10वें भाग में, यानी कि 10वें भाग में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि स्थानीय स्वशासन का विषय की सूची में है, यानी कि किस सूची में है, यानी कि किस सूची होगा, किस सूची में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस सूची में है, तो यह जो है राज्य सूची में है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि भारत में जो है क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, तो वह होता है गृह मंत्री, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए गृह मंत्री होगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आइए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ, यह कब हुआ, यह 1975 हुआ, यह 1975 में हुआ, 1975, यानी कि ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पृथक होकर सन 2009 में से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, तो यह कब, यानी कि किस राज्य से, तो यह जो है मध्य प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हैं, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्राप्त है, तो केंद्र सरकार को प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में सोहठ केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया है, यानी कि कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया किससे, कनाडा से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध विवाद निपटाने के लिए सरकार या कमीशन की स्थापित किया गया, यानी कि कब किया गया, तो यह किया गया, यह जो है यह 1983 में किया गया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि 1983। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रिट जारी कर सकता है,
यानी कि कौन रिट जारी कर सकता है, तो यह रिट कौन जारी कर सकता है, तो यह रिट जो है उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अक्षर की समानता प्रदान करता है, तो कौन करता है, तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 16, यानी कि ऑप्शन सी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, यानी कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट कर सकती है, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकती है, तो यह किस अनुच्छेद, यह हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, यह हो जाएगा किसके कारण, तो यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितने स्वतंत्रताएं वर्णित है, ये कितने हैं, तो यानी कि 6 स्वतंत्रता वर्णित है, यानी कि ऑप्शन बी। अगर करते थ्योरी क्लास, तो यानी कि सब्जेक्टिव क्लास करते तो ये सब कौन कौन होता है वो सब देखते, तो इसमें अभी तो ऑब्जेक्टिव देखना है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि उपाधियों से जो है उन्मूलन से संबंधित है, यह हो जाएगा अनुच्छेद 18, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी कि किस भाग में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो यह जो है किस भाग में है, तो यह भाग जो है तीसरा भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है, तो यह अनुच्छेद कौन दर्शाता है, तो यानी अनुच्छेद 39 दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन बी। तो आइए, तो आज यहीं तक, और इस वीडियो में यहीं तक, और इसके अगला पार्ट 2 में जो है इसके आगे, यानी कि 50 जो है इसके अगले वीडियो में आएगा। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।